हेलो स्टूडेंट्स, देखिए, जो आज की हमारी वीडियो है ये आपकी है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और आपका जो ये टॉपिक चल रहा है ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके एक तो होते हैं आपके मेन ऑर्गन्स और एक होते हैं आपके ऑक्सिलरी ऑर्गन्स की आपके जो जिनके बिना आपकी पाचन प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं होती। तो उसी में जो आज हमारा टॉपिक है, इससे पहले मैं आपको लीवर के बारे में बता चुकी हूँ और आपकी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है उनके बारे में बता चुकी हूँ। और आज हमारा टॉपिक है गॉल ब्लैडर्स यानी कि पित्ताशय जिसको हम कहते हैं। या तो देखिए यह यकृत के नीचे होती है और ये नाशपाती के आकार की, मतलब ये देखने में जो होती है एक नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। तो जिसकी लंबाई जो होती है 4 इंच होती है। और जब इसमें पित्तरस भरा होता है तो जो इसका रंग होता है वो बैंगनी कलर का दिखाई देता है। तो इसमें करीब 1.5 इंच लंबी नलिका होती है जो कि यकृत वाहिनी से जाकर मिलती है। तो हमारे भोजन के करीब 25 से 30 मिनट बाद जो है पित्ताशय से पित्तरस पक्वाशय में चला जाता है और तथा पित्ताशय जो है हमारा खाली हो जाता है। तो जब पक्वाशय में पाचन पूरा हो जाता है, ये इसमें एक वर्ड गलत थोड़ा लिखा गया है। तो जब पक्वाशय में पाचन पूरा हो जाता है तब यकृत से पित्तरस जाकर पुनः पित्ताशय में जमा हो जाता है। जो आपका पित्तरस होता है वो लीवर के या जो यकृत होता है यकृत के कोशों में बनता है और फिर वो वहाँ से पित्ताशय में आता है। तो अब आता है हमारा कि पित्तरस के कार्य। तो स्टूडेंट्स, इसकी थ्योरी मैं लिखना भूल गई हूँ तो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। लेकिन इसके फंक्शंस बताने से पहले मैं बताऊंगी कि जो इसका एक कंपोजिशन होता है कि आपका जो पित्तरस होता है या बाइल जूस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसमें नॉर्मली जो 86% आपका पानी होता है और इसमें थोड़ी मात्रा में, मतलब ऐसे आपके पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। तो जिसमें आपका एक तो बाइल सॉल्ट होता है आपका, है ना, और दूसरा होता है आपका म्यूसिक होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कि जिसके थ्रू जो आपका जो पित्तरस है या बाइल जूस होता है वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसके फंक्शंस। तो जो हमारे वसा के कण होते हैं, जो वसा के कण बड़े होते हैं उन कणों को छोटे छोटे कणों में बांटना या छोटे छोटे कणों में विभक्त करना जो है बाइल जूस का ही फंक्शंस होता है। और जो एक तरीके से जो पक्वाशय में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी जो है बाइल जूस का ही होता है। और थर्ड इसका जो फंक्शन तो होता है वो होता है कि ये भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, तो जब ये भोजन को क्षारीय बनाता है क्योंकि जब देखिए जब आपके पित्ताशय से पक्वाशय में भोजन जाता है और तो क्या होता है कि वहाँ ये बाइल जूस के थ्रू, जब आपका बाइल जूस पक्वाशय से उसमें जाता है आपके एक तरह से भोजन में मिलता है, तो ये वो उस भोजन को जो है क्षारीय बना देता है। और जो उसका अम्ल का प्रभाव होता है उस अम्ल के प्रभाव को जो है बाइल जूस एक तरीके से नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है। और इसको नॉर्मली लैंग्वेज में हम पित्त की थैली भी जो है कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा स्प्लीन यानी कि प्लीहा। तो देखिए यह एक छोटी सी चपटी लंबी और बैंगनी रंग की ग्रंथि होती है और यह जो होती है उदर के ऊपरी बाईं ओर स्थित होती है। और जो इसकी लंबाई होती है स्प्लीन की वो 5 इंच और चौड़ाई जो होती है 3 इंच होती है। तो इसका ऊपरी भाग जो होता है बहुत चिकना होता है तथा इसका जो भीतरी भाग होता है यानी जो अंदर का भाग होता है वो बहुत स्पंजी होता है, स्पंज के समान होता है। तो जो इसका स्पंज वाला भाग होता है उस स्पंज वाले भाग में जो है लाल रक्त कण या जो आपका ब्लड होता है उस भाग में रक्त भरा होता है। और जब रक्त आमाशय में चला जाता है, ठीक है, जब आप ये जो रक्त होता है ये आमाशय में चला जाता है तो जो स्प्लीन है वो सिकुड़ जाती है ना, संकुचित हो जाती है। और आमाशय तथा आंत में स्प्लीन का फंक्शंस पहला ये होता है कि आमाशय और आंतों में ब्लड को पहुंचाना यानी रक्त को पहुंचाने का होता है। तो
जब रक्त अमाशय में चला जाता है तो यह सिकुड़ जाती है और यह अमाशय तथा आंत में रक्त पहुंचाती है। और जब पाचन के बाद रक्त फिर आ जाता है, यानी कि जब आपकी पाचन की प्रोसेसिंग हो जाती है तो ब्लड फिर वापस से आता है फिर आ जाता है, तो यह जो है फूल जाती है, यानी एक तरीके से भर जाती है, तो ये फूल जाती है। और इसके नीचे प्लीहा धमनी होती है, यानी स्प्लिन आर्टरी होती है, और प्लीहा शिरा होती है, यानी स्प्लिन और विंस होती है। ठीक है, तो जिनमें क्या होता है कि जिनमें अशुद्ध रक्त जाता है वह शुद्ध रक्त आता है ना। तो धमनी का क्या कार्य होता है? शुद्ध रक्त को लाना, और जो शिरा का कार्य होता है वो होता है अशुद्ध रक्त को लाना। ठीक है, तो अब इसका जो फंक्शंस है, इसका पहला फंक्शन तो यही होता है कि जो स्प्लिन होती है ये आपकी अमाशय यानी स्टोमच और आंत इंटेस्टाइन में ब्लड पहुंचाने का काम करती है। दूसरा फंक्शन जो होता है इसका ये होता है कि ये लाल और सफ़ेद रक्त कणों का जो निर्माण होता है वो आपकी आर्टरी में ही होता है। ठीक है ना। और एक तरीके से जो आपकी जो रेड लाल रक्त कण होते हैं आपके, तो जब वो नष्ट हो जाते हैं तो नष्ट भी वो स्प्लिन यानी कि आपकी प्लीहा में ही होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो रेड ब्लड सेल्स में से कुछ चीज़ें जो आपका एक तरीके से अम्ल होता है वो भी इसी में जो है इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसके इसी तरह आपके स्प्लिन के कुछ फंक्शंस होते हैं। फिर आता है आपका अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रीज कहते हैं। तो यह पेट के बाईं ओर पक्वाशय से प्लीहा तक फैली होती है, और ये जो होती है ये 15 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी आकार विहीन ग्रंथि होती है। इसके ऊपर जो होता है छोटे छोटे उभार होते हैं, और जिसका ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा होता है, और जिसे हम शीर्ष कहते हैं, हेड कहते हैं ना। तो इस चौड़े भाग को पक्वाशय घेरे रहता है। जो बीच का भाग होता है इसका वो लंबा होता है, और जो अमाशय के पीछे की ओर होता है, और उसकी पहली कशेरुका के आगे होता है। तो जो इसका अंतिम भाग होता है वो संकरा होता है तथा प्लीहा से जो है जुड़ा रहता है। इसमें अग्नाशय में यानी आपकी एक पैनक्रीज में एक पूंछ भी होती है, यानी कि टेल भी से एक तरीके से कहा जाता है इसकी पूंछ को, है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी बात करते हैं इसके फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि जो अग्नाशय के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जो अग्नाशय का पहला फंक्शन होता है कि जो पक्वाशय में पाचन क्रिया में जो अग्नाशिक रस होते हैं तो उनका निर्माण करना, है ना। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि पाचन की प्रोसेस में अग्नाशिक रस भी होते हैं, तो जिसमें आपका इन अग्नाशिक रस को बनाना या उनका निर्माण करना। तो एक तो होता है जिसमें आपका एक तो ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, एक आपका लाइपेज होता है, और इसी तरह आपके बहुत सारे ऐसे रस होते हैं जिनके मिलने से जो है आपका अग्नाशिक रस जो है बनता है। और दूसरा होता है कि आपके इंसुलिन का स्राव करना, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम होती है, इंसुलिन कम मात्रा में स्राव होता है, तो जो है उसे मधुमेह रोग होने की जो है संभावना जो है बढ़ जाती है। तो जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, चाहे उसमें आपके मेन ऑर्गन्स हो या ऑक्सिलरी ऑर्गन्स हो, तो वो आपके यहाँ पे आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे एक तरीके से सही रखना वो किस तरीके से हो सकता है। तो जिसमें सबसे पहला होता है कि जो भी आप फूड खाते हो कि किस तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रह सकता है, या एक जो व्यक्ति का शरीर है वो स्वस्थ किस तरह से रह सकता है। तो जो व्यक्ति भोजन करता है एक तो वो स्वच्छ होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि वो बहुत अच्छे से कुक होना चाहिए, यानी कि पकना चाहिए। ठीक है, तो कुछ मात्रा में
एक उसको कुक होना चाहिए, और जब उसको आप बनाते हो तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई या बहुत स्वच्छता से वो बना होना चाहिए, पका होना चाहिए। तो उस चीज़ होती है कि भोजन में तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए, आपका तरल, अर्ध तरल और ठोस चीज़ें, तीनों ही चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। और एक होता है कि आपका बहुत ज़्यादा ऑयली फूड को अवॉइड करना, यानी कि बहुत ज़्यादा एक तो मसालों का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करना, और बहुत ज़्यादा तेल से बने खाने को खाना, वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तरह की जो है प्रॉब्लम ला सकता है। तो इसी तरह हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप बहुत ही अच्छा फूड खाते हैं, अच्छी तरह पका हुआ खाते हैं, या मसालों को, ऑयल को कम करते हैं, तो जो आपका शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है, या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छे से रह सकता है। और मेन चीज़ होती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में कि आप कुछ भी खाते हो उसको बहुत अच्छे से आपको जब भी आप कोई भी बाइट लेते हो तो उसको बहुत अच्छे से चबा के खाना, ताकि एक तरीके से डाइजेस्ट करने में उस भोजन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपकी इस वीडियो में आज एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है।